साहित्य शिक्षा की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। नमस्ते, जोहार। आज कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में हमारे सपनों का कितना महत्व है। हाँ, सपनों का, बिल्कुल। जब हम कोई सपना देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है, कई बार हमें लगता है कि अरे ये पूरा हो पाएगा या नहीं, ये संभव भी है या नहीं, असंभव सा लगता है। लेकिन जब हम अपने सपने पर काम करते हैं, यानी उसके पीछे दिन रात मेहनत करते हैं, तो अंततः शुरू में असंभव दिखने वाली चीज़ें अंत तक आते आते संभव हो जाती हैं। तो उसी पे मैं 2 लाइन आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ज़मीन नहीं होती, न कोई ढांचा होता है, बस एक सपना होता है जो ढल जाता है पुल की सूरत में। जब जब नदी को देखो, ठीक है, उसके प्रवाह को देखो, ऊंचाई को देखो, उससे ऊपर ज़मीन की, तो लगता है कि अरे इस पे तो पुल बन ही नहीं सकता है, ये तो पानी है, इसमें कैसे पुल बनेगा। लेकिन वो एक सपना ही होता है जो अंततः ढल जाता है पुल की सूरत में। ठीक है, अब चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी वर्तनी की विशेष अशुद्धियों के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ण और न की अशुद्धियों के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हमें आज पढ़ना है छ और अक्ष की अशुद्धियों के बारे में। तो हम शुरू करेंगे छ यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो अक्ष संयुक्त व्यंजन है। क्या होता है ना कि हम छ बोल देते हैं, किसे? अक्षा को। तो अक्षा को हम छ बोल देते हैं, फिर हम समझते ही नहीं है कि अरे इसके उच्चारण में अंतर है नहीं है। तो हम आज ये क्लियर करेंगे कि छ और अक्षा में क्या अंतर है। तो छ यदि एक स्वतंत्र व्यंजन है तो अक्षा संयुक्त व्यंजन है। तो अक्षा जो है वो क और आधा क और मूर्धन स के मेल से बना है। क्या बना है? अक्षा, जिसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है, जैसे शिक्षा, दीक्षा, समीक्षा, प्रतीक्षा, परीक्षा, क्षत्रिय, निरीक्षण, अधीक्षक, साक्षी, क्षमा, क्षण, अक्षय, तीक्ष्ण, क्षेत्र, क्षण, नक्षत्र, अक्ष, समक्ष, क्षोभ इत्यादि। तो ये जो सारे शब्द हैं, ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। तो ये जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में आ गए हैं। तो इसमें मूलतः अक्ष का प्रयोग होता है, छ का नहीं। ठीक है, तो छ और अक्षा में अंतर समझ गए होंगे और उनका प्रयोग कहाँ होता है ये भी समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे तीनों स के अशुद्धियों के बारे में। क्या होता है ना कि हम तालव्य श, मूर्धन स और दंत स को एक जैसा उच्चारण कर देते हैं, और इसीलिए जब हम लिखते हैं तो लिखते वक्त हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें तालव्य श होगा, मूर्धन स या दंत स होगा। तो आज इस क्लास में हम इसी चीज़ को स्पष्ट करेंगे कि कैसे तीनों स का उच्चारण के साथ साथ उसके लिखने में भी अंतर होता है। ठीक है, तो तालव्य श, मूर्धन स और दंत स भिन्न भिन्न अक्षर हैं। इन तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी अलग अलग है ना। इन तीनों की उच्चारण प्रक्रिया भी भिन्न है, जिससे उच्चारण दोष उत्पन्न होता है और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो आगे हम बताएंगे तीनों श के उच्चारण में क्या अंतर है। तो तालव्य श के उच्चारण में जीभ तालु को यानी
मुंह के ऊपरी हिस्से को छूती है, ठीक है। जैसे श, श। जैसे बंगाली लोग रसगुल्ला को कहते हैं रसगुल्ला, तो इसमें जो जीभ है वो तालु के ऊपरी हिस्से को छू रही है। दूसरा है मूर्धन स। मूर्धन स के उच्चारण में जीभ मूर्धा को छूती है, यानी जीभ का जो अगला हिस्सा है उसे, ठीक है। तो कहते हैं षटकोण। क्या कहते हैं? षटकोण, तो श, है ना। उसके बाद है दंत स, जिसे बच्चे, आजकल के बच्चे कहते हैं मैम नॉर्मल वाला स। तो ये आपका नॉर्मल वाला स है, तो इसके उच्चारण में दांतों के पास जीभ का स्पर्श होता है, ठीक है। जैसे सावधानी, तो जो जीभ है ना वो दांत से टच हो रहा है, ठीक है। तो इनके उच्चारण में निम्न बातों की सावधानी रखी जानी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि तीनों स के उच्चारण में क्या अंतर है, अब हम देखेंगे कि इनके उच्चारण में किस बातों की सावधानी रखी जानी चाहिए। जब हम इसे लिखेंगे तो हम किस तरह की गलतियां करेंगे, और जो भी गलतियां करेंगे उसे यहाँ स्पष्ट करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूर्धन स, केवल संस्कृत शब्द में आता है। तो मूर्धन स का जो प्रयोग है वो केवल संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा होता है, ज़्यादातर उन्हीं शब्दों में होता है। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था ना कि अक्षा का जो प्रयोग है वो संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा होता है, वैसे ही मूर्धन स का जो प्रयोग है ये संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा होता है, ओके। जैसे संतोष, है ना, क्या लिखते हैं? संतोष। तो भाषा, गवेषणा, गवेषणा अर्थात शोध। पौष, महीना है ना जिसको पूष बोलते हैं। पीयूष, पुरुष इत्यादि, है ना। तो ये जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं जिनमें मूर्धन स का प्रयोग अत्यधिक हो रहा है। दूसरी पॉइंट है, जिन संस्कृत शब्दों के मूल धातु में क्या होता है, जिन संस्कृत शब्दों के मूल धातु में मूर्धन स होता है उनसे बने शब्दों में भी मूर्धन स का ही प्रयोग होता है। जैसे नीचे मैंने उदाहरण दिया है, शीश में होगा, शीश धातु से जो बना है वो शिष्य, शिष्ट और शेष। तो ये जो शीश धातु से बना है इसीलिए इसमें मूर्धन स रहेगा ही रहेगा, शिष्य, शिष्ट और शेष, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है यानी ग नंबर जो है, तो संधि करने में जब हम संधि करते हैं क, ख, ट, ठ, प, फ, तो उसके पूर्व आया हुआ विसर्ग क्या हो जाता है? हमेशा स हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा चौथा पॉइंट है, यदि किसी शब्द में दंत स हो तो उसके पूर्व अ या आ के सिवा कोई भिन्न स्वर हो तो उसमें दंत स के स्थान पे मूर्धन स आ जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, ट वर्ग के पूर्व केवल मूर्धन स आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि ट वर्ग के पहले केवल मूर्धन स आता है। जैसे सो, डस, सड़ा, नन, कष्ट, नष्ट। तो क्या है? ट, ट, ड, ड, यानी ट वर्ग के ही अक्षर हैं, तो इसमें मूर्धन स आएगा, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, याद हो जाना चाहिए। फिर जो छठा पॉइंट है, री, री के बाद प्रायः मूर्धन स ही आता है। जैसे ऋषि, कृषि, वृष्टि, तृषा, है ना। तो ये री, यहाँ पे री शब्द का उच्चारण हो रहा है तो इसमें मूर्धन सा प्रयोग हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा सातवां पॉइंट है छ। संस्कृत शब्दों में च, छ के पूर्व श ही प्रयुक्त होता है, यानी जैसे ट वर्ग के पूर्व मूर्धन स का प्रयोग होता है वैसे ही च और छ के पूर्व दंत स का प्रयोग होता है। जैसे निश्चल, क्या है? निश्चल।
छल, है ना। अब हमारा 8वां पॉइंट जो है, जहां तालव्य श मूर्धन स एक साथ प्रयुक्त होता है वहां तालव्य श पहले आता है ना। जैसे सा शासन, क्या है, शासन, फिर है शासक, उसके बाद नृशंस, है ना। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए अब आगे बताती हूँ। अब हम आ गए हैं झ नंबर में, जहां तालव्य श और मूर्धन स एक साथ आते हैं वहां तालव्य श के बाद ही मूर्धन स आता है। जैसे शोषक, शीर्षक, शेष और विशेष, ठीक है। उसके बाद यह नंबर जो है वह उपसर्ग के रूप में नि और वी, नि और वी क्या है, उपसर्ग हैं। तो जब उपसर्ग के रूप में नि और वी आदि आने पर मूल शब्द क्या हो जाता है, दंत स में बदल जाता है। जैसे निसंशय, है ना, निसंदेह, विस्तृत और विस्तार, ठीक है। अब है ट नंबर। तो यदि तत्सम शब्दों में तालव्य श है तो उसके तद्भव में क्या हो जाता है, दंत स हो जाता है। जैसे तत्सम में है शूली तो तद्भव में हो जाएगा सूली। साग, साग को कहते हैं, तो अगर संस्कृत में है साग तो तद्भव में हो जाएगा साग। हम लोग साग सब्जी बोलते हैं, शाक सब्जी नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार वर्तनी संबंधी अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिससे हम उनके नियम की जानकारी प्राप्त करके शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध बोल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तीनों स के उच्चारण में जो अंतर है वो छ और अक्ष के उच्चारण में अंतर और ण और न के उच्चारण में अंतर स्पष्ट हो गया होगा, और साथ ही उसे लिखने में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी पता चल गया होगा, है ना। अगर किसी तरह का कोई सवाल हो, अगर समझ में ना आया हो तो आप क्लास के बाद कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से एक बार समझा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब पढ़िए लिखिए और अपने सपने के पुल को असलियत में बनते हुए देखिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।